अगले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश से गरीबी को हर हाल में पूरी तरह समाप्त करके एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित हमें करना है। डेवलपमेंट के लिए स्टेबिलिटी बहुत आवश्यक है। मेरा अनुमान है कि बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा। देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े भगवा सरदार के शब्दों में जब आत्मविश्वास बेहिसाब है, सियासत को साधने वाले योगी जब अपने 8 वर्षों के राजकाज को लेकर आश्वस्त हैं, कुंडलधारी मुख्यमंत्री का यकीन जब विस्तार ले रहा है, सियासी शत्रुओं को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा करने वाले योगी आदित्यनाथ जब अपनी नीति और रणनीति को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित कर रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव से 2 बरस पहले लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 में बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगने वाली है? क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे या 2024 की तरह अखिलेश यादव कम बैक करेंगे? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि 2024 के चुनावी नतीजों के बाद शाब्दिक धुरी पर तमाम तरह के कयास परिक्रमा कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अनपेक्षित सीटें आने के बाद योगी की कुर्सी के डामाडोल होने की अटकलें लगाई जाने लगी। आए दिन योगी के खिलाफ पार्टी में अंदरूनी षड्यंत्र की खबरें आती रही। कहा तो यहां तक जाता रहा कि दिल्ली और लखनऊ में आपसी संबंध ठीक नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ अपने संबंधों को कुछ यूं सुलझाया था। तो आप अपना रिश्ता किस तरह देखते हैं मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ और बाकी केंद्रीय नड्डा जी के साथ? जो 8 साल थे पहले थे वही रिश्ते आज भी हमारे लीडर हैं वो, और लीडर के रूप में हम लोग आज भी उनको वही सम्मान देते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ अपने रिश्तों की बेबाक और बेलौस व्याख्या करने वाले योगी आदित्यनाथ को यकीन है कि 27 की चुनावी पिच पर भगवा पार्टी की हैट्रिक तय है। तो फिर तीसरी बार के लिए भी आप कोशिश करेंगे? मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। पर चीफ मिनिस्टर तो आप ही बनेंगे ना? नहीं, मैं क्यों बन सकता हूं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। योगी ने यूं तो खुद के मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल से किनारा कर लिया, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने भरी संसद में खड़े होकर योगी के तीसरे टर्म पर कुछ यूं मुहर लगा दी। वो भी रिपीट होने वाले। योगी के तीसरे टर्म पर गृह मंत्री अमित शाह ने यूं ही मुहर नहीं लगाई है। असल में 24 के चुनावी नतीजों के बाद जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी वापसी की है, उससे संकेत बहुत साफ है। 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में कमबैक, जमीन पर पार्टी की सटीक रणनीति, हिंदुत्व की राजनीति का विस्तार और विकास की सौगातों की भरमार। असल में लोकसभा चुनाव में जोर का झटका धीरे से लगने के बाद योगी आदित्यनाथ पर अपनों के बीच से सवाल उठने लगे थे। उनका आत्मविश्वास भी डिगने लगा था, मगर कुछ महीनों बाद ही विधानसभा का चुनाव हुआ तो योगी ने साबित कर दिया कि वो क्यों पार्टी के लिए उपयोगी हैं। 10 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में 8 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते। पीडीए पॉलिटिक्स वाले फॉर्मूले से जीत का समीकरण तैयार करने वाले समाजवादी पार्टी के पाले में केवल 2 सीटें आई। सीएम योगी आदित्यनाथ अब कहते दिख रहे हैं कि लड़ाई 80-20 की होने वाली है। 80-20 की लड़ाई, ये वही लड़ाई है जो अभी हाल ही में उपचुनाव के माध्यम से परिणाम आए हैं। 2017 में जो परिणाम आए थे, 2022 में जो परिणाम आए थे, तो हम तो यही मानेंगे कि 80 जो है वो हिंदू हैं और 20 जो है मुसलमान हैं। 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं। सिर्फ उपचुनाव में ही नहीं, बाकी राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां भी योगी की गढ़ी थ्योरी ही सुपरहिट रही। इन सबके बीच योगी ने अद्भुत और ऐतिहासिक महाकुंभ का सफल आयोजन कर देश के सनातनियों को बड़ा संदेश दिया। जो श्रद्धालु प्रयागराज आ रहा था वो विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर जाता था, बाबा विश्वनाथ धाम काशी जाता था, अयोध्या आता था, गोरखपुर जाता था, चित्रकूट जाता था, नैमिषारण्य जाता था।
या मथुरा वृंदावन जाता था। तो यहां का जो प्रेशर था वो प्रेशर हमें उन क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा था। महाकुंभ के आसरे योगी आदित्यनाथ या कहिए कि बीजेपी 2027 की चुनावी तैयारी को विस्तार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन को गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। प्रयागराज में तमाम जिलों में लाए जा रहे गंगा जल को लोगों तक पहुंचाने में बीजेपी के कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वो हर सनातनी को संगम का जल उपलब्ध करवाकर 2027 से पहले एक तरह से अपने पाले में लाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। जाहिर है कि भगवा पार्टी ने अभी से 2027 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को अभी पूरे प्रदेश में कराया जा रहा है। पिछले दिनों यूपी में जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पीडीएस समीकरण को ध्वस्त करने की पूरी रणनीति पर काम किया। जिला स्तर पर पिछड़ा और दलित वर्ग को विशेष तरजीह दी जा रही है। बीजेपी यादव जाति के नेताओं को भी संगठन में जिम्मेदारी दे रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि संगठन में यह बड़ा अवसर मिलने के बाद निचले स्तर पर प्रभाव रखने वाले नेता अपने जातीय पॉकेट्स को पार्टी की ओर खिसकाने का प्रयास करेंगे। एक तरफ बीजेपी संगठन को नए सिरे से गढ़कर वोट बटोरने की कोशिश में जुटी है, दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ अपने 8 साल के कामकाज को कुछ यूं गिना रहे हैं। अभी हमने 60,000 से अधिक पुलिस की भर्ती की है। एक भी भर्ती पर उंगली नहीं उठा सकता। इन 21-22 वर्षों में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, मात्र 8 वर्ष में उससे भी 60,000 करोड़ अधिक यानी 2,80,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसानों के खाते में पैसा देकर के इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 3 सालों में सूबे की गरीबी के समूल नाश का ऐलान भी कर रहे हैं। समृद्ध राज की लकीरें खींचने के लिए योगी बेचैन दिख रहे हैं। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, अगले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश से गरीबी को हर हाल में पूरी तरह समाप्त करके एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित हमें करना है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए, जीरो पॉवर्टी के इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में भी हम स्थापित करेंगे। सवाल यह है कि क्या वाकई पिछले 8 वर्षों में योगी ने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया? हालांकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ विकास की सौगातों का जिक्र नहीं करते, बल्कि अपने हिंदुत्व वाली राजनीति को भी सुविधा अनुसार विस्तार दे रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों संभल में जो हुआ उसके आश्रय भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संकेत दिया है। उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को जो आवश्यक लगा, आज भी हम लोग कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है, और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना सीखा। उत्तर प्रदेश के विकास की राजनीति को समझने के लिए आपको 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश की तुलना करनी पड़ेगी। आंकड़ों पर गौर कीजिए। जो आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उन आंकड़ों पर गौर कीजिए ताकि आप समझ सकें कि उत्तर प्रदेश में पहले और अब में क्या बदलाव आया। साल 2016-17 में उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी लगभग 12.89 लाख करोड़ था। 2024-25 में अनुमानित जीएसडीपी 27.51 लाख करोड़ है। 2016-17 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 46,000 रुपए थी, जो कि साल 2024-25 में 1,24,000 रुपए हो गई। 2013-14 में 42.59% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे। साल 2022-23 में यह आंकड़ा घटकर 17.40% पर आ चुका है। 2016 में उत्तर प्रदेश हत्या में नंबर 1 हुआ करता। साल 2022 में उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में 28वें नंबर पर आया। 2017-18 में 122.84 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ। 2024-25 में दिसंबर तक यह आंकड़ा 1024.41 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी कि इतने का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ। अप्रैल 2000 से जून 2017 तक 3,303 करोड़ रुपए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए उत्तर प्रदेश को मिले थे, और अप्रैल 2017 से सितंबर 2024 तक की बात करें तो 14,008 करोड़ रुपए से ज्यादा का एफडीआई अब तक आया।
जाहिर पिछले 8 सालों में योगी राज में कई बदलाव हुए और इसी का जिक्र योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के प्रचार को लेकर कर रहे हैं। वक्फ और उसकी संपत्ति पर कब्जे को लेकर भी योगी आदित्यनाथ आक्रामक हैं। उन्होंने वक्फ को लेकर बने कानून के बहाने कुछ यूं हमला किया। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। योगी का यही अंदाज समाजवादी पार्टी को अखर रहा है। अखिलेश की पार्टी कह रही है कि योगी की वजह से इंडिया पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। सूबा जो है उत्तर प्रदेश जिस तरह से चल रहा है, पूरी दुनिया में भारत की सरकार बदनाम हो रही है। इतना आयोग इनएफिशिएंट मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुए। औरंगजेब ने भी हमारे भारत के हिंदुओं के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को पार्लियामेंट में बात तो बनानी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भाजपा के विधायकों को भी मालूम है कि होने वाला क्या है। तीसरी दफा योगी की सत्ता में वापसी पर समाजवादी पार्टी नागपुर डील के जरिए प्रहार कर रही है, तो कांग्रेस पूछ रही है कि भरी संसद में अमित शाह को सफाई क्यों देनी पड़ रही है। अमित शाह जी कह तो रहे हैं कि योगी जी को रिपीट करेंगे या उन्हें बनाए रखेंगे। सवाल तो उससे बड़ा है ना कि ये बात आ ही क्यों रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके यहां इंटरनल कुछ विभेद हैं, कुछ मतभेद हैं, और जिसको लेकर लगातार ये चर्चा होती रहती है। बीजेपी विरोधी पार्टियां योगी के जरिए भगवा पार्टी पर पलटवार कर रही है। 2027 में इंडिया अलायंस के लिए रास्ता बनाने में जुटी हैं। मगर जिस तरह बीजेपी, या यूं कहिए कि योगी ने चक्रव्यूह तैयार किया है, जिस तरह से हिंदुत्व के साथ साथ संगठनात्मक रूप से रणनीति बन रही है, उससे योगी का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उसी को देखकर शाह भी योगी के तीसरे टर्म की गारंटी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।